जय श्री राम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष पर काफ़ी समय से वीडियो विलंब के साथ आ रहा है। जिस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी पहले थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है ड्यू टू सम वर्क। थोड़ी हेल्थ भी मेरी ख़राब थी, पर अब चीज़ें वापस नॉर्मल हो रही हैं। इस अवधि में जब मेरे स्वास्थ्य सही नहीं था या थोड़ा वक्त मिला था मुझे बाकी काम करने का, तो मैंने कुछ ऐसे चैनल सर्च करे जहाँ पर मुझे ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारी मिले या क्या चल रहा है आजकल, अलग-अलग लोग क्या-क्या बातें कर रहे हैं, वो सुनने में आनंद आता है। जिस फ़ील्ड में आप होते हैं तो चाहते हैं कि औरों को भी सुनें। तो ऐसे ही एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने कुछ वीडियो सुने, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने उन्हें अप्रोच किया और बात की तो पता लगा कि वो पुणे बेस्ड हैं, प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हैं, क्लाइंट हैंडल करती हैं, काफ़ी मैगज़ीन्स में उनके आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समय निकालिए और किसी न किसी विषय पर आप हमें भी जानकारी प्रदान करें। तो हम लकी हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारा आग्रह, हमारा निवेदन स्वीकार किया और समय निकाला हमारे लिए। तो और विलंब नहीं करते हैं, आइए मिलते हैं अवंतिका जी से। अवंतिका जी, जय श्री राम। Jai Shri Ram, sir. Good evening, and thank you for having me in this session here. I'm really thankful to share screen with you today. अरे, सो नाइस ऑफ यू। तो हमारी बात चल रही थी कि आज किस विषय पर हम आपसे जानकारी लेंगे, क्या सब्जेक्ट रहेगा आपका? तो थोड़ा बताइएगा हम सभी को कि आप किस बारे में बताना चाह रहे हैं? ओके, तो आज हम नितिन सर के साथ बात करने वाले हैं प्रवज्या योग में, जिसको हम वैराग्य योग बोलते हैं, संन्यास योग बोलते हैं। और किस किस युक्ति से बनता है और कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि वैराग्य योग बनाते हैं। और बेसिकली जो मेरा एंगल है, जो एक मोटिव है, वो ये अंडरस्टैंड करने का है कि जब भी किसी की पत्रिका में वैराग्य योग बनता है तो उसका किस तरीके का इम्पैक्ट होता है नेटिव के माइंडसेट में, उसके लाइफ के मूवमेंट में, जैसे कि उसकी शादी, बच्चे, क्या जो सांसारिक मैटर्स होते हैं वो ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं या फिर वो चलते रहते हैं। और ये एक तरह की फीलिंग को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो उसी में आज हम बात करते हैं। जी, जी, जी। मैं चाहूँगा जैसे प्रवज्या हम पढ़ते हैं, आपने भी बताया संन्यास योग इसके बारे में। हाँ। तो आपकी क्या राय है, या अगर प्रवज्या शब्द या संन्यास से आप क्या समझते हैं? किस तरह का, क्योंकि युति एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पर आने से पहले हमें थोड़ा पता हो कि हम इस योग का क्या मीनिंग निकालें, लाइफ़ में इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है? तो अगर आप उस बारे में कुछ बताना चाहें। यस सर, एक्चुअली प्रवज्या योग मेरे हिसाब से एक वैरागी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है। नेटिव के अंदर जिसको कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा सांसारिक प्राणी हो सकता है ना, हुँ, मतलब ही इज नॉट सो मच डिल्यूडेड, हो सकता है कि वो थोड़ा सा कुछ उसके सोल का इवोल्यूशन इस तरीके से हो गया हो कि वो कुछ चीजों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से जान गया है दूसरों के कंपैरिजन में। और हो सकता है कि वो जिसको कहते हैं कि ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, ऑर्डिनरी मसलों में फंस जाना, हो सकता है कि उसकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो और वो अपने लिए जैसे जिस तरीके की लाइफ चाहता हो उसमें एक ऑर्डिनरी वर्ड ज्यादा नहीं जुड़ रहा है। हुँ, और वैराग की फीलिंग है, जैसे उसको कल को लग सकता है कि यार नहीं भी शादी हुई तो क्या, मतलब नहीं भी अगर फैमिली हुई तो क्या, हो हुँ। तो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो रह लेंगे, मतलब इतना टफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर इसका ये इम्पैक्ट होता है जब वैराग्य बनता है किसी के चार्ट। हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली प्रव्रज्या शब्द को जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं, मैंने क्या नॉर्मली पाया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है, या अगर हम क्लासिकल बुक पढ़ें तो वहाँ सीधा-सीधा ये लिखा है अगर प्रव्रज्या योग है तो आप गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यास की तरफ चले जाएँगे, या आप चीज़ों से बिल्कुल ही डिटैच हो जाएँगे। प्रव्रज्या का एक शब्द अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति भ्रमणशील रहता है, मूवमेंट में रहता है, और एक जी। शब्द इसका अर्थ ये भी होता है कि कार्य के चक्कर में, कार्यक्षेत्र की वजह से व्यक्ति को दूर जाना पड़े। और जो पॉपुलर प्रवज्जा का अर्थ है वो वही है जैसे अभी आपने बताया। पर वही है कि लोगों की जो माइंडसेट बना है कि वो घर छोड़ के चले जाएँगे, तो ये इतना उसके लिटरल मीनिंग में नहीं जाना चाहिए। जैसे अवंतिका जी बता रही हैं कि अगर ये योग है तो एक इवॉल्व्ड सोल की तरह, एक ज़्यादा समझदार व्यक्ति की तरह वो भौतिक सुखों से थोड़ा ऊपर उठ जाता है
और हम्म। उसका फ़ायदा उसको थ्रू आउट हिज और हर लाइफ मिलता है कि वो एक अलग एंगल से दुनिया को देख पाता है। हाँ हाँ जी। तो अवंतिका, आप बताएं कि किस तरह से योग बनता है। हाँ तो एक जो थोड़ा सा कॉमन है, जो जो भी ज्योतिष पढ़ते हैं उनको पता होगा, जब हम कहते हैं कि अक्सर बहुत सारे टेक्स्ट में ये चीज डिफाइंड है कि 4 ग्रह की युति या 4 से ज्यादा ग्रह की युति अगर एक स्थान में है तो फिर प्रवज्या योग इस्टेब्लिश हो जाता है। और मुझे जो लगता है ये 4 ग्रह की युति या उससे ज्यादा की युति का इम्पैक्ट जो आता है वो ये होता है कि सारे ग्रह पास मिलके अपनी अपनी फीलिंग्स दे रहे होते हैं नेटिव को, अपनी अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं। तो ये जो ग्रुपिज्म है उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी रिजल्ट करता है, जिसकी वजह से नेटिव एक ट्रैक पे नहीं सोच पाता, तो फिर वो ऊपर ही जिसको कहते हैं उठने लगता है, थोड़ा सा अपवर्ड मैटर से। जो मुझे लगता है मे बी दिस कैन बी दिस कैन बी द थिंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे हम नॉर्मली पंच महापुरुष राजयोग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर एक प्लैनेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व या उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए चार्ट में, तो उसके ट्रेट नेटिव के ऊपर हावी हो जाते हैं या वो ट्रेट नज़र आते हैं, चाहे वो रुचक या भद्रयोग हो। आपने कहा जब मल्टीपल प्लैनेट होंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्शन भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, सब साथ हो गए। तो ट्रू इस सर। टसल अप में, इस अंतर्द्वंद में वो बेहतर इंसान बन जाता है और कुछ कुछ और सोच पाता है दुनिया से हट के। कुछ और सोच पाता है, यस। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ये मतलब 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह अगर कुंडली के किसी भी भाव में है, या कोई स्पेसिफिक भाव आपको लगता है कि वहाँ ये सर ज़्यादा। स्पेसिफिक तो नहीं बताया गया है एक्चुअली, शास्त्रों में एक आध जगह पे बताया गया है, लेकिन वो ऐसे कि अगर 8th हाउस में है तो ज्यादा नेटिव की ऐसी टेंडेंसी होगी, मतलब जो हम जनरल मोक्ष त्रिकोण देखते हैं। हम्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इवन जैसे 9th हाउस में भी बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 9th हाउस धर्म का हाउस है और वो ऑर्डर ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि आप इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये करेंगे, फिर पढ़ाई की, करियर, शादी, तो एक ट्रैक ऑफ लाइफ दिखा रहा है, सो दैट यू कैन गेट क्लोजर टू द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब फिर आप लिबरेशन की तरफ मूव करो। हम्म, तो अब यहाँ पे अगर 9th हाउस में भी, जबकि मेंशन नहीं है लेकिन मैंने देखा है एक आध लोगों के उसमें, कि जब किसी का 9th हाउस में बना है तो उनकी जैसे पहली शादी नहीं टिक पाई, और दूसरी शादी में भी वो गए तो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा करा है अपनी लाइफ में जिससे लाइफ का जो ट्रैक है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गया है, तो हम्म, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन आया। अब 4 ग्रह और 5 ग्रह की युति को क्योंकि मेंशन नहीं करा कि किस भाव में, तो हमने इसीलिए कहा कि इसको हमने कॉमन मान लिया। और राइट। इससे ज्यादा मुझे जो देखने को मिला है वो ये है कि जब शनि लग्नेश भी हो जाए हम्म, और 12th हाउस में आ जाए और चंद्र मतलब राशि को देखे, तो नेटिव एक्चुअली डिटैच हो जाता है। और बहुत सारे हो सकता है उसके अंदर अपने पेरेंट्स को लेके भी उतना ज्यादा एक हम कह सकते हैं एक भाव, वो वाली चीज ना हो, कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अटैचमेंट थोड़ा मिसिंग हो सकता है। हम्म, और सूर्य बुध की होती 8th हाउस में, क्योंकि सूर्य प्रकाश है सर, तो जब बुध के साथ जाएगा तो 8th हाउस के मैटर्स को उसमें शाइन डालने की कोशिश करेगा, तो अननोन साइंसेस से जुड़ के उसमें उसका जिसको कहते हैं ज्यादा मन लगेगा हम्म, और उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेगा अपनी लाइफ के लिए। तो हम्म, शायद उसको लगेगा कि ठीक है, अगर कल को नहीं भी होती है शादी या कुछ भी तो जी लिया जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें 8th हाउस का मैटर ज्यादा डेवलप हो रहा है वैराग के साथ साथ, तो सूर्य बुध की युति का ये फल है। और हम्म। सर बहुत अच्छा एस्पेक्ट है शनि का 10th हाउस में होना और मीन राशि में, तो ये मिथुन सॉरी नहीं, अवंतिका, मैं हाँ मिथुन लग्न में वो होगा। आप जो बीच में साइन बोला ना, वो स्किप हो गया। आपने हाँ कहा कि 10th हाउस शनि में सैटर्न इन विच साइन। मीन राशि में सर मीन। 22, तो इसलिए दिखाता है क्योंकि 10th कर्म का भाव है और जिसको कहते हैं ये अब हमारी भूमि है, यहाँ पे हमें कुछ करना है। और तो शनि अगर मीन में जाएगा, वैसे भी विरक्ति का प्लैनेट है, और अगर वो एक आध्यात्मिक राशि में चला जाएगा तो उसका जो कर्म है वो उसी से जुड़ जाएगा। तो ये मैंने देखा भी एक नेटिव की लाइफ में, खुद से वेरीफाई करा उसको, तो थोड़ा समझ में आया कि नेटिव जो है मतलब एकदम ऑफ द ट्रैक ही चले गए थे, और फिर वो मतलब जिसको कहते हैं पूरा स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब हो चुके थे ये चीज।
हम्म। आप बताइए सर, आप कुछ थोड़ा सा लाइट थ्रो करिए ये वैराग्य योग में एग्जैक्टली आपने देखा और कैसे अफेक्ट किया है किसी को। आई एग्री, आपने जैसे जुपिटर सैटर्न के ट्रेड्स के बारे में बताया, कि अगर शनि का लग्न हो, द्वादश भाव में शनि हो और चंद्रमा को देख रहा हो, मैंने भी यही पाया है कि जो फर्स्ट 8 साइन है, एरीज टू स्कॉर्पियो, वो जहाँ हमें ज़्यादा लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट जो हम जीवित रहते हुए भोगने की कोशिश करते हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं। ये आखिरी 4 राशियाँ 9, 10, 11, 12 जो अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली में मृत्यु के बाद के भावों में आती है, अष्टम के बाद आती है, कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट बर्थ के लिए या नेक्स्ट इस लाइफ से ऊपर उठ के देखने में हेल्प करती है। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि गुरु की राशि में शनि या शनि की राशि में गुरु, जैसे अभी आपने 10th में मीन का शनि बताया था कि वो वहाँ बैठा है, काल पुरुष की 12वीं राशि में बैठा है और उस कुंडली के 12वें भाव को भी देख रहा है, राइट। अगर शनि हमारा वहाँ पर बैठा बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका असर आता है। और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट कई मैंने जो देखे, क्योंकि कुंडलियाँ ज़्यादातर हमारे पास ना भारत में और उत्तर भारत में स्पेशली लोग मेटेलिस्टिक गेन या यार मेरी मैरिड लाइफ बता दो, मेरे बच्चे बता दो, करियर बताओ, इसके लिए ज़्यादा आती है। तो जो ऐसी कुंडलियाँ होती है वो उनके जीवन साथी ला रहे होते हैं कि बहुत ही न्यूट्रल हैं, बहुत ही उदासीन हैं। अब उदासीन शब्द को भी हम कई बार ना उदासी से जोड़ के देख लेते हैं, जबकि उदासीन होने का मतलब है न्यूट्रल होना। वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश, अगर कुछ खुशी मिल भी गई तो बहुत दिल, क्या बोलूँ मैं, बहुत प्रसन्नता भी नहीं है, और बहुत बड़ी दुख आ गया तो भी ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ लुट गया। तो जैसे आपने कहा कि वो विरक्ति का भाव कि मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग या कोई बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है तो मैं अपने पाथ को नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं एकदम से डीरेल नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली गुरु और शनि का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। और जैसे आपने कहा कि चंद्रमा के ऊपर भी अगर इन्हीं ग्रहों का प्रभाव है तो ये चीज़ देखने में मिलती है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या आ सकते हैं अवंतिका, अगर आप मुझे बताना चाहें कि 4 ग्रह बैठ गए साथ में लेकिन उसके बावजूद बंदा उस तरफ नहीं जा पा रहा है या उस तरफ ज़्यादा सोच नहीं है, तो ऐसा कुछ आपने कभी देखा हो? हाँ सर, क्योंकि 4 ग्रह और 5 ग्रह की युति देखने को मिल ही जाती है कुंडली में। तो एक आध जो मुझे सिनेरियोज याद है उसमें ये है कि जैसे एक लेडी की कुंडली थी और उनकी 4 ग्रह की युति लग्न में थी, तो शादी भी थी, बच्चे भी हैं, सब कुछ अच्छा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स थे वो बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके थे एक टाइम पे, मतलब थॉट प्रोसेस जो है, और वो जिसे कहते हैं ना बात बात में इमोशनल हो जाना, इमोशनल बैलेंस भी ना होना। और जैसे कि उनको मिल के लग रहा था कि इनका जो दिल है, दिमाग है, वो कुछ और ढूंढ रहा है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, लेकिन अब वो लास्ट जनरेशन की है, तो वही उनको इतना समझ भी नहीं होगी कि वो क्यों ऐसे फील कर रही हैं। तो ऐसा जैसे लग रहा था कि वो कंप्लेन करने लगी थी सबसे, मतलब कि शी वाज लाइक ऑलमोस्ट डिससैटिस्फाइड विद ईच एंड एवरीवन अराउंड। ये मैंने ऑब्स्ट्रक्शन ये देखे हैं कि नेटिव समझ नहीं पाता है, स्पेशली अगर 4 ग्रह और 5 ग्रह की युति है, तो कि वो कैसे एक्ट करे। जैसे कुछ अगर वैराग्य योग बन रहे हैं तो नेटिव अपनी आउट ऑफ प्लेस नहीं फील करता, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ मतलब इन प्लेस फील करता है। लेकिन ये 4 ग्रह और 5 ग्रह से जो ये बनता है, इसमें या तो एक चीज हो सकती है, या तो आप एकदम ही एक्सेल कर जाओगे स्पिरिचुअल पाथ को। जैसे कि ओशो की कुंडली मुझे याद है, अगर वो कुंडली करेक्ट है तो शायद उनका 8th हाउस में काफी कॉम्बिनेशंस थे प्लैनेट के। तो या तो फिर आप बहुत स्टार्टिंग से ही मतलब अपने घर में लड़ झगड़ के आप निकल जाओगे अपने रास्ते एंड बहुत एक्सेल कर जाओगे, या फिर जब आप फंसोगे तो रियलिस्टिक ऑर्डर्स में ऐसे फंस जाओगे और आप उसको कुछ कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ प्लान। तो ये सब ये चीज देखी है। और एक और थे जो कि अभी यंग होंगे, उनका ये था कि उनकी पहली शादी अच्छी नहीं रही और बहुत टाइम तक उन जो दूसरी शादी करी उन्होंने बहुत टाइम के बाद करा। तो उस पीरियड का जो गैप रहा है सर, वो ऐसा रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा उस टाइम पे स्पिरिचुअल लर्निंग में वो बहुत एब्जॉर्ब हो गए थे, एंड ही वाज वेरी मच इंक्लाइंड इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स एट दैट टाइम। तो उनका जो गैप रहा है पहली शादी और दूसरी शादी के बीच में, उसमें उन्होंने काफी कुछ सीख लिया जिसको कहते हैं,
फिर हम्म, उनकी अब दूसरी शादी अच्छी है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लकीली। तो हम्म, ये हम्म। नहीं, मैं भी जब कभी इस तरह की कुंडली आती है जहाँ पर चार से ज़्यादा ग्रह हो, चार हों, चार से ज़्यादा हों, तो हम्म, मेरा मेरा ध्यान जाता है कि क्या लगन लग्नेश पर वीनस मरकरी जैसे प्लैनेट का इम्पैक्ट है क्या, या राहु का है क्या। मतलब जो ऐसे प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं मेटेलिस्टिक गेन, लग्जरी, भोग, विलास को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनका प्रभाव भी है और उधर वो चार ग्रह का योग भी है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट आपने कहा ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, कि मुझे ये वाला पाथ ऑप्ट करना है या वो वाला करना है, और उस चक्कर में, उस द्वंद में आप कह सकते हैं कि लाइफ का बहुत पार्ट निकल जाता है, उन्हें क्लियर ही नहीं होता कि मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जैक्टली सर, हाँ। जैसे अभी आपने कहा चार ग्रहों का या पांच ग्रहों का योग प्रवज्जा योग करता है, अगर उसमें लग्नेश स्वयं भी इन्वॉल्व हो तो संभावनाएं मैंने ये देखी है वो बढ़ जाती हैं इस चीज़ की। लेकिन अगर लग्नेश ऐसे भावों में हैं जो भाव जिन्हें हम उपचय भाव कहते हैं, या लग्नेश ऐसे भावों में है जो धन और भोग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम्म, ये योग होने के बावजूद आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे, कि आप प्रवज्जा योग भी है और आपकी कुंडली में लग्नेश वहाँ बैठा है, तो बेसिक हम्म, ट्रेट आपको उधर लेके जा रहा है, कुंडली के कॉम्बिनेशन कहीं और जैसे अभी आपने मोक्ष त्रिकोण की बात की कि अष्टम में है तो बहुत संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल सही बात है कि मोक्ष का मतलब है इन सब चीज़ों का ये डिटैच हो जाना, या वो सैचुरेशन लेवल आ जाना कि ओके फाइन, अब बहुत हो गया, अब आगे का सोचते हैं। पर हम्म, अगर लग्नेश कहीं ऐसे नक्षत्रों में है जैसे रोहिणी है या और ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें हाउ शुड आई से फाइनेंस या बाकी चीज़ें परमात्मा ने अच्छी दी हुई है कि आप एंजॉय करो उसको, तो वहाँ पे एक वो कॉन्फ्लिक्ट वाला केस दिखता है कि ये योग होने के बावजूद वो उस पर नहीं चल पाते, या मुश्किल हो जाता है, वो बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं। जी सर, हाँ, बीच का रास्ता। और ये भी सर है कि चार ग्रह और पांच ग्रह की युति, ये डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट से बन रही है। हालांकि चार ग्रह जब हम बोल रहे हैं तो उसमें हम राहु केतु वैसे नहीं गिन रहे हैं, लाइक लिटरली, तो उसमें काफी सारे प्लैनेट्स कवर हो जाते हैं। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि मान लीजिए सूर्य मंगल है और शुक्र शनि है साथ में, तो मुझे युति के साथ ऐसा लगता है, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों क्षत्रिय ग्रह हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो पुश नहीं करेंगे, वो बिल्कुल आपको एक्शन देंगे, एक प्लान देंगे, विजन देंगे। लेकिन अब शुक्र के साथ शनि भी अटैच होगा तो वो विरक्ति देगा सांसारिक मामलों में थोड़ा सा। तो इसमें पर ऐसी जो युतियां होती है ना, इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट होता है, और फिर यूजुअली नेटिव कभी स्पिरिचुअल पाथ पे उतना जा नहीं पाता है, वो बीच में थोड़ा सा फंस जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन प्लैनेट्स के अपनी सिग्निफिकेशंस क्या है, नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या है, लॉर्डशिप कहाँ की है, उसके आधार हम्म, पर ये बताना कि उस पाथ पर व्यवधान कहाँ आएगा, मतलब कौन-सी सिग्निफिकेशन आपको वहाँ जो जाने से रोक रही है, या क्या चीज़ आपको वहाँ के लिए प्रेरित कर रही है, आपको ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही है उसमें। तो उसके लिए उन प्लैनेट्स के रोल को ज़रूर देखना चाहिए। खाली 4 ग्रह, 5 ग्रह, 7 हो गए, प्रवज्जा योग का अपने सामने वाले को बोल दिया, तो होता है, क्लाइंट बोलता है कि सर ये मैंने सुना है कि मेरी कुंडली में ये हो गया, बट मुझे दूर-दूर तक लगता नहीं कि मैं कभी वो चीज़ें छोड़ पाऊँगा। तो हम्म, यहाँ पे ग्रहों की यानी अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं एक बार फिर भी रिपीट करूँगा जो आपने कहा सैटर्न इन 12th हाउस एंड इफ इट एस्पेक्ट मून, वो कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा है उस तरफ रुझान जाने के लिए। आपने कहा कि गुरु मीन का अगर 10th हाउस में है, वो शनि शनि, सर, सॉरी सॉरी, मेन। मेरी गलती है। शनि यदि दशम भाव में मीन का है तो वो एक अच्छा है, 8 लॉर्ड इन यू नो 10th हाउस एस्पेक्टिंग 12th भावा। और सूर्य बुध की युति आपने कहा कि न केवल वो खुद वहाँ पर, जैसे आपने कहा कि सूर्य एक्सपोजर का कारक है, और अगर वो अष्टम में गया है अलॉन्ग विद मरकरी, तो आपको आध्यात्म, ऑकल्ट साइंस, इस तरफ आप अपना रास्ता ढूंढेंगे। और जी। प्लस वहाँ पर नेम फेम के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज जहाँ तक सूर्य की बात है वो एक्सपोजर देता है, तो वो आपने शेयर किया। ये बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा सभी व्यूवर्स से भी जिनकी कुंडली में इस तरह के कॉम्बिनेशन हैं और अभी तक उन्होंने क्या क्या फ़ील किया, इस बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी जर्नी में ना हर चार्ट कुछ हमें सिखा के जाता है। अगर अवंतिका मेरी बात से शायद अग्री करेंगी कि हर इंडिविजुअल की जर्नी ना कुछ एस्ट्रोलॉजर को दे के जाती है कि अच्छा इनकी लाइफ में ये इवेंट ऐसे हाँ हुआ। बिल्कुल, हमको तो बहुत सारा शोध करने को मिल रहा है इन्हीं से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।
और ये इंटरव्यू कैसा लगा, अवंतिका जी कैसे लगे, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगली बार इनके साथ किस टॉपिक को सुनना चाह रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसकी डिटेल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू जो कंटेंट वहाँ पर आपको मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं, ज़रूर। तो अवंतिका जी का वो देखिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। अवंतिका जी, आप कुछ कहना चाहें? हाँ सर, मैं पहली बात तो आई एम सो ग्लैड टू बी शेयरिंग स्क्रीन विद यू टुडे बिकॉज यू आर द वन हु इंस्पायर्स मी एंड यू नो सो मेनी पीपल सो मच। एंड सर लिटरली मतलब ये चीज मैं दिल से कह रही हूँ दैट वी आर एक्चुअली लकी टू हैव एस्ट्रोलॉजर्स लाइक यू जो इतनी एक तो ऑथेंटिक तरीके से और इतने अच्छे से एस्ट्रोलॉजी के स्पेस में काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सर आप जो इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को हमें इतनी सरलता से इतनी इजीली बता देते हो ना, उसके लिए वी आर एक्चुअली वेरी थैंकफुल। और बाकी रिलेटेड टू दिस टॉपिक मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि यूजुअली अगर आप सुन लेते हो या देख लेते हो कि आपकी कुंडली में प्रवज्जा योग है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी शादी नहीं हो सकती, आपके बच्चे नहीं हो सकते। पहले आप सही से अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है क्या नहीं। वैराग्य योग होने का मतलब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वैरागी लाइफ जियोगे, आप बहुत नॉर्मल लाइफ जी सकते हो वैराग की फीलिंग्स के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे यहाँ ऋषि अत्रि, अनुसूया और ऐसे बहुत सारे कपल याद आ रहे हैं जो वैरागी भी थे, मतलब आध्यात्मिक उन्नति उन्होंने बहुत करी और अपने जीवन साथी के साथ उस पाथ पे चले। तो दिमाग में ये ये डाल हो लेना जाता कि है तो अच्छा ही है सर। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रवज्जा योग का बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आपका विवाह नहीं होगा और आपको अकेले अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करना पड़ेगा, जैसा कि अवंतिका जी ने कहा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे अवंतिका जी से, एक और किसी और विषय के बारे में जानेंगे जो आप लोग बताएँगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं अवंतिका जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफ़ॉर्म। आई होप हमारा जो ये बॉन्डिंग है इसी तरह आगे और चलती रहेगी। जब भी आपको समय मिले ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो जय श्री राम। जय श्री राम सर।